सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज दिन की सबसे बड़ी खबर अदानी समूह के साथ एक और है। आज वो खबर है फिल्म अभिनेता अरशद वारसी से जुड़ी। सेबी ने की है सख्ती, यूट्यूब चैनल पर शेयर खरीदने की दे रहे थे राय। क्या है पूरा मामला, समझेंगे। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आज स्टूडियो से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताएं कौन सी बड़ी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। इस शो में हम किन खबरों पर करेंगे बात। शुरुआत करेंगे चावल के निर्यात से। क्यों नहीं रुक रहा चावल का निर्यात? सरकार ने सख्ती की, बैन किया, ड्यूटी बढ़ाई, फिर भी चावल का निर्यात नहीं रुका। राज्य क्यों ले रहे इतना महंगा कर्ज? राज्यों के कर्ज की लागत बढ़ गई है, किनकी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, ये बताएंगे। गांव से कब निकलेगी महंगाई? किस चक्कर में फंस गए फिल्म अभिनेता अरशद वारसी? बद से बदतर होते पाकिस्तान के हालात और अदानी समूह को क्यों बेचनी पड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा। शुरुआत एक और रोचक खबर के साथ। केंद्र सरकार सड़कों पर वाहन स्पीड में बदलाव कर सकती है। अब आप बड़े बड़े हाईवेज पर चलते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि यार यहाँ तो गाड़ी और तेज चल सकती है, लेकिन इसकी लिमिट है, हम चला नहीं पा रहे। तो अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे, हाईवे पर स्पीड की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ऐसा बयान आया है। सर, क्यों बढ़ाने जा रही है सरकार ये स्पीड? शुभम, ये कोशिश 2018 से चल रही है। 2018 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, केंद्र सरकार ने, परिवहन मंत्रालय ने, जिसमें कि जो एक्सप्रेसवेज थे उनके ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार गाड़ियों की तय की गई थी और जो नेशनल हाईवेज थे उन पर 100 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई थी। इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि वाहन सड़कों पर किस गति से चलेंगे ये तय करना केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का काम है, क्योंकि सड़कों का पर वाहनों का संचालन कंकरेंट लिस्ट में आता है, संविधान की समवर्ती सूची में आता है। केंद्र सरकार ने नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये गति बढ़ाने का फैसला किया था और इसको जब मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, उसके बाद 3-4 साल बीत गए, कोविड रहा। पिछले साल ही सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इस फैसले को, जिसके आधार पर आप अभी एक्सप्रेसवे के ऊपर और नेशनल हाईवेज के ऊपर स्पीड लिमिट बढ़ाई जानी थी। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसका संकेत केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दिया है, नितिन गडकरी ने। उनके हिसाब से अब 3-4 अलग अलग तरीके की नई स्पीड लिमिट्स तय करने की बात चल रही है, जिसमें 6 लेन हाईवेज, 4 लेन हाईवेज और 2 लेन हाईवेज के लिए अलग अलग स्पीड की लिमिट होंगी और शहरों के ट्रैफिक के लिए गति की सीमा अलग से होगी। इसके लिए केंद्र सरकार का परिवहन मंत्रालय राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की एक बैठक बुलाएगा। उस बैठक में राज्यों के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत में एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, भारत में अब 4 लेन हाईवे बन चुके हैं और उन पर जो मौजूदा स्पीड लिमिट है वो नियमों के हिसाब से और उनकी क्षमताओं के हिसाब से कम है, यानी उस पर ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। और ऐसी स्थिति में जब क्षमताएं उपलब्ध हैं तो परिवहन मंत्रालय का मानना है कि गति बढ़ाई जानी चाहिए, तभी इन एक्सप्रेसवे का फ़ायदा है, ताकि लोग समय से जल्दी पहुँच सकें और सुरक्षित रूप से पहुँच सकें। इसके साथ शहरों के भीतर जो ट्रैफिक के नियम हैं, ट्रैफिक की गति सीमाएँ, वो भी नहीं बदली गई हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 महीनों के अंदर भारत में वाहनों को लेकर, उनकी गति सीमा को लेकर नियमों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार चली गई है, तो उसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आएगा उसका असर भी हमें केंद्र सरकार की इस तैयारी पर दिखाई देगा। इस साल सरकार की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद देश से चावल का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और भारतीय चावल का चीन सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। इस साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत से 163 लाख टन से ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट हुआ, जो पूरे वित्त वर्ष में पिछले साल हुए चावल एक्सपोर्ट से 7% ज़्यादा है। निर्यात हुए कुल चावल में 131.73 लाख टन गैर बासमती चावल है और 31 लाख टन, करीब 32 लाख टन के आसपास बासमती चावल है। सर, क्यों नहीं रुक रहा ये चावल का निर्यात? भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। पिछले साल सरकार ने जो ब्रोकन राइस था, टूटा चावल था, उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और नॉन बासमती कैटेगरी की, गैर बासमती कैटेगरीज की कुछ वैरायटीज़ थी जिनके ऊपर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी, 20% का एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल गेहूं की फसल पर मौसम का असर पड़ा था। सरकार पर्याप्त रूप से गेहूं का भंडार नहीं कर पाई थी, गेहूं के निर्यात में एक गूफअप हुआ था और गेहूं का निर्यात बाद में रोकना पड़ा था।
इस सारी परिस्थिति को देखते हुए खरीफ की फसल के दौरान चावल की कमी ना हो, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे और निर्यात पर ड्यूटीज़ भी लगाई गई थी, जो कि किस्म का डिस्करेजमेंट है, यानी निर्यात को रखने की कोशिश है। पर इसका असर नहीं हुआ क्योंकि एशिया के बाज़ारों में चावल की मांग काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासतौर पर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के बाज़ार हैं, वहाँ भारत के चावल की डिमांड सबसे ज़्यादा। और इसलिए चौंकाने वाली बात है कि इस महंगी कीमत पर भी भारत से 20% के एक्सपोर्ट टैक्स के बावजूद भारत से चावल का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है भारत से चावल का निर्यात, पूरे चावल का, केवल टूटे हुए चावल का निर्यात प्रतिबंध किया गया था और वो भी इस वजह से क्योंकि भारत में उसका इस्तेमाल काफ़ी जगह खाने के तौर पर होता है और एशिया के अन्य देशों में उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के तौर पर या जो कैटल फीड है उसके तौर पर होता है। अब यहाँ दुविधा ये है कि खाद्य अर्थव्यवस्था में कई तरीके के दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं। चावल का निर्यात रिकॉर्ड तौर पर बढ़ रहा है, तो क्या सरकार चावल का निर्यात होने देगी या इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाएगी या पूरी तरह प्रतिबंध लगाएगी? इस सवाल का जवाब हमें गेहूं की फसल आने के बाद सरकार के भंडार में कितना अनाज पहुंचता है इस पर को देखकर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चावल का बढ़ता हुआ निर्यात खाद्य सुरक्षा के लिए, निर्यातकों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए फिर भी चुनौती बना हुआ है। यानी वो फैसला जो इसे सीमित करने के लिए उठाया गया था उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ा। महंगा चावल भी भारत का दुनिया के बाजारों में बिक रहा है। कर्ज महंगा होने की वजह से राज्यों की तरफ से उठाए जा रहे कर्ज पर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है, साथ में नया कर्ज उठाना भी महंगा हो गया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश के 10 बड़े राज्य पर कर्ज के बोझ में 17% की बढ़ोतरी हुई है। ब्याज का जो बोझ है वो 17% तक बढ़ गया। इस दौरान 10 बड़े राज्यों पर ब्याज का खर्च बढ़कर 2,06,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इस दौरान ये खर्च 1,77,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। सर, कर्ज महंगा क्यों हो रहा है? पहला सवाल तो यही। स्पष्ट रूप से सामने हम लगातार अपनी मनी सेंट्रल की चर्चाओं में इस पर बताते रहे कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई पिछले साल से, सबसे बड़ा असर भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वालों पर पड़ा और भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाली संस्थाओं में सरकारें ही हैं, केंद्र और राज्य की सरकारें हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों के ब्याज के बोझ में बड़ी बढ़ोतरी हुई क्योंकि ब्याज दरों में काफ़ी तेज बढ़ोतरी हमें दिखाई दी थी। दूसरी चीज़ है कि पिछले साल के बाद, इस साल के बाद जीएसटी का, इस वित्त वर्ष के बाद जीएसटी का जो हस्तांतरण था वो भी बंद हो गया। अब राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित रह गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार कैपेक्स की मदद के तौर पर पैसा दे रही है, पर राज्य सरकारों की स्थिति, वित्तीय स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और इसलिए उन्हें और महंगी दर पर कर्ज लेने पड़ रहे हैं। जिन 10 राज्यों का जिक्र किया गया है उनके टोटल खर्च में ब्याज के भुगतानों का हिस्सा 15% से ऊपर निकल रहा है। पश्चिम बंगाल के ब्याज भुगतान में के टोटल खर्च में जो इंटरेस्ट की कॉस्ट इंक्रीज है 16% के आसपास है। बाकी राज्यों में तमिलनाडु है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। ये इतने राज्य हैं जिनके ब्याज के भुगतानों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि सारे राज्य सरकारों को एक ही दर पर कर्ज नहीं मिलता है। राज्य सरकारों की अपनी वित्तीय स्थितियाँ जितनी अच्छी, खराब, बुरी, बदतर या बेहतर होती हैं, उस हिसाब से बैंक उनकी रैंकिंग करते हैं और रेटिंग करने के बाद उन्हें कर्ज देते हैं और इसलिए आपको भारत में अलग अलग राज्यों पर को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दरें ज़्यादा दिखाई देंगी। बारोइंग्स आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अगले 1 साल के भीतर राज्य सरकारों की बारोइंग्स में भी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी क्योंकि उनके ऊपर राजस्व का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग अभी तक पूरी तरह से नहीं लौटी और मौसम की चुनौतियों ने मांग को लेकर आशंकाएं फिर से गहरी कर दी हैं। एक तरफ मार्च से लेकर मई के दौरान तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है और दूसरी तरफ इस बार अल नीनो की भी आशंका बढ़ गई है, जिस वजह से मानसून सीजन में बरसात कम होने की चिंता है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई भी शहरों के मुकाबले ज़्यादा है, जिस वजह से मांग पर असर पड़ा है। जनवरी के दौरान गांव में रिटेल महंगाई दर जो थी वो 6.85% थी, जबकि शहरों में ये महंगाई की दर 6% थी। गांव में महंगाई ज़्यादा है। सर, गांव की रिकवरी चिंता का विषय लंबे समय से बनी हुई है। कभी ठीक ठाक थोड़े बहुत आंकड़े आते हैं, लेकिन फिर एक अगला दिन आता है जो बताता है कि नहीं, अभी स्थिति सुधरी नहीं है। क्या संभावना आपको अब बनती दिख रही है अगले 3-4 महीनों में? गांव की रिकवरी, अगर आप पिछली तिमाही के जीडीपी आंकड़े देखें तो वहाँ गांव से रिकवरी होती नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा आंकड़ा, अगर आप खुदरा कंपनी जो FMCG कंपनियां हैं उनकी रिटेल सेल्स का आंकड़ा देखें तो उसमें बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। और तीसरा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आने वाले आंकड़े हैं, खासतौर पर बाइक सेल
से बाइक के, स्कूटर के, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रामीण इलाकों से मांग में बढ़ोतरी नहीं हुई। पर ये पीछे की बात है, ये पिछले 3-4 महीनों की बात है। तो वो एक हिस्सा जो त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने का था वो हिस्सा भी खत्म हो गया। सामान्य रूप से पेंटअप डिमांड आने से गाँव में मांग बढ़ने का हिस्सा था वो भी खत्म हो गया। अब ज़्यादा बड़ी चुनौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर अगले 6 महीनों के अंदर, और सबसे ज़्यादा मौसम की खराबी और एल नीनो के असर के कारण ऐसा माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अब में लोगों की आय पर दबाव दिखाई दे सकता है। इस खबर के तार आप मनरेगा में बढ़ते हुए रोजगारों की मांग से जोड़ सकते हैं जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में चूंकि वेतन नहीं बढ़े, वेजेस नहीं बढ़ी है, मजदूरी की दरें नहीं बढ़ी हैं पिछले 1 साल के 1.5 साल के दौरान, इसलिए ग्रामीण इलाकों से ताजी और नई मांग आती दिखाई नहीं दे रही है। और ये शायद भारत की कंजम्पशन स्टोरी का या भारत की जो ग्रोथ की पूरी का जो बुनियाद है, जिसमें कि आम लोगों की खपत सबसे महत्वपूर्ण है, उसका सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं, जैसे कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आज कहा कि नहीं, पिछली तिमाही की जो आर्थिक विकास दर है उसमें अपवर्ड रिवीजन होगा, इस साल की आर्थिक विकास दर में दोबारा रिवीजन होगा जब मांग के आंकड़े आएंगे। लेकिन अगर सरकार की बाकी एजेंसियों की तरफ से देखा जाए, RBI की तरफ से देखा जाए तो शायद, और कंपनियों की तरफ से देखा जाए जो खासतौर से उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की रोशनी में देखा जाए, तो उन्हें उम्मीद नहीं है कि जब तक ये मौसम को लेकर जो संकट या आशंका दिखाई दे रही है, जब तक वो कम नहीं होती तब तक ग्रामीण इलाकों से मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप निवेशक हैं या आप व्यापारी हैं तो आप अगले 6 महीने तक, 6-7 महीने तक का परिदृश्य ऐसा दिख रहा है जहां ग्रामीण इलाकों में मांग की किसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं दिखाई देती। अगर आपके पोर्टफोलियो में यस बैंक का स्टॉक है तो अब आपको ये खबर बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। राइटर्स ने एक खबर ये दी है कि आने वाले दिनों में यस बैंक के जो बड़े निवेशक हैं, जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपनी हिस्सेदारी को बेच सकता है। SBI की अभी यस बैंक में करीब 26% की हिस्सेदारी है, 26.14% की हिस्सेदारी है, जिसे वो बेचने पर विचार कर रहा है। सर, क्यों घटा रहा है SBI अपनी हिस्सेदारी, और अगर SBI बेचने आएगा तो इसको खरीदेगा कौन? यस बैंक का किस्सा हमें पता है, जिनको नहीं है याद है उन्हें पता होगा कि 3-4 साल पहले इस बैंक गहरी क्राइसिस में था। इस बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी, फिर इसके कामकाज पर 1 महीने के लिए रोक लगाई गई थी, पर केंद्र सरकार ने इस बैंक को बेल आउट किया था। SBI की अध्यक्षता में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक रेस्क्यू, एक बेल आउट पैकेज बनाया था। इस बेल आउट पैकेज के बदले इन बैंकों को इस बैंक में, निजी बैंक में हिस्सेदारी दी गई थी। अब इसका लॉक इन खत्म हो रहा है, यानी इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए अब बैंक स्वतंत्र हैं या निवेशक स्वतंत्र हैं, और यहीं से इस बैंक के स्टॉक को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पहली चीज़ तो है कि सारे बेल आउट के बाद भी इस बैंक के स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दिया। संकट से धीमे धीमे उबर आया। अभी इस बैंक एक बड़ी मुश्किल में AT1 बॉन्ड्स को लेकर फंसा हुआ है, जिन बॉन्ड्स को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट और सेबी के बीच खींचतान चल रही है। लेकिन अगर SBI अपनी 26.14% स्टेक है, उसमें से कुछ भी स्टेक बाजार में बेचता है, तो बड़ा सवाल होगा शुभम, किसे खरीदेगा कौन, इसका ग्राहक कौन होगा ऐसी स्थिति में जो इतनी स्टेक बाजार में बिकने के लिए आएगी। मौजूदा स्थिति में इस बैंक के स्टॉक्स में कोई बड़ा मूवमेंट या कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। आज भी अगर आप हिसाब से देखें तो 17-18 रुपए के आसपास इस बैंक का स्टॉक दिखता है। SBI के सेल ऑफ के बाद इस बैंक के स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि बाजार में और ज़्यादा स्टॉक्स बिकने के लिए आएंगे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जिस तरीके के संकेत राइटर्स की इस खबर से मिलते हैं कि बैंकर्स इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर बैंकर्स बड़े बैंक के निवेश से बाहर निकलेंगे तो उनकी पूंजी खाली होगी और बाकी जगह निवेश कर सकेंगे। अब ये इस बैंक के निवेशकों के लिए थोड़ा दुविधा का वक्त है। अगर ये खबर वास्तविक रूप से सही साबित होती है और इस बैंक आने वाले समय में SBI अपनी बिकवाली करता है, तो इस बैंक के स्टॉक्स के मूवमेंट पर नज़र रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से राहत पैकेज लेने के लिए पाकिस्तान हर संभव कदम उठा रहा है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पॉलिसी दरों में एक मुश्त 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, और इस बढ़ोतरी के बाद वहाँ पर जो नीतिगत दर है, जो रेपो रेट है, वो 20% हो गई है। पाकिस्तान ने इसके अलावा बिजली की दरों में भी अतिरिक्त शुल्क लगाया है, उसमें भी बढ़ोतरी की है। प्रति यूनिट 3 रुपये 26 पैसे का सरचार्ज लगाया जाएगा वहाँ पर बिजली के बिलों पर। सर, ताज़ा फैसलों का असर क्या होगा?
50% की इन्फ्लेशन और 20% की इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कम से कम 200 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में बढ़ोतरी और आगे आ सकती है। ये सब पाकिस्तान को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसे IMF का बेल आउट चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। लगातार अगर पिछले एक साल में आप देखें तो एनर्जी की प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई, और यही वो एनर्जी की सब्सिडी की चुनौती थी जिसे हम लगातार पिछले एक साल से पाकिस्तान के संदर्भ में करीब से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ऊर्जा पर दी जा रही सब्सिडी थी, बिजली को जो सस्ता रखने की कोशिश की गई थी, पेट्रोल डीजल पर जो सब्सिडी दी गई थी, उसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान को क्या IMF का बेल आउट मिल पाएगा, देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में हर तरह से, मौद्रिक स्तर से भी, महंगाई के स्तर से भी, उत्पादों के उत्पादन और मांग के स्तर से भी चौतरफा गहरा संकट है, और सारी कोशिशें इस बात की हैं कि उसे 1.1 अरब डॉलर का बेल आउट IMF से किसी तरह मिल जाए। लेकिन वो बेल आउट भी बहुत लंबी मदद नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बेहद सीमित है। तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान के लोगों को अगले 1-2 साल तक गहरे आर्थिक संकटों से उबरना होगा, तब अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट पाएगी। अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों का। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने फिल्म एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरिटे और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रवर्तकों सहित 31 एंटिटी को सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार पर बैन लगा दिया। मतलब ये कि अब वो शेयर बाजार में शेयर खरीद बिकवाली नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब चैनल पर निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने का सुझाव देने वाले भ्रामक वीडियो डालने के मामले में सेबी ने एक कदम उठाया है। मीडिया कंपनी साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों के मूल्य में हेराफेरी का आरोप है। सर, क्या पूरा मामला है ये मामला, इस पूरी खबर को उन सारे लोगों को बहुत ध्यान से समझना, सुनना चाहिए, जानना चाहिए जो YouTube चैनलों पर, Instagram चैनलों पर लोगों की सलाह पर शेयर खरीदते हैं। सेबी हालांकि इसकी चेतावनी पिछले 6 महीने 8 महीने से दे रहा है कि सोशल मीडिया नेटवर्कों पर जो सलाहें दी जा रही हैं वे सही नहीं है, गलत हैं। लेकिन अब इसमें स्पष्ट रूप से घोटाला खुलकर सामने आ गया। कहानी क्या थी, कहानी समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार लोग अब वीडियोज़ देखकर या इस तरीके की राय से प्रभावित हो रहे हैं। साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट नाम की 2 कंपनियाँ थीं, जिन कंपनियों के शेयर्स में के लिए 2 चैनल थे। एक चैनल का नाम था द एडवाइज़र और दूसरे का नाम था मनीवाइज। इन 2 यूट्यूब चैनल्स ने इन कंपनियों के स्टॉक्स में बढ़ोतरी होगी ऐसा एक फेक वीडियो क्रिएट किया। उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य डाले गए जो तथ्य सही नहीं थे। उसके बाद इन्हें यूट्यूब के नेटवर्क के सहारे, मदद के सहारे इन्हें इनका प्रमोशन किया गया और इन्हें आगे बढ़ाया गया। इस पूरे बढ़ाने के बाद इन स्टॉक्स की कीमतें बढ़ाई गई। बाजार की भाषा में इसे पंप एंड डंप कहते हैं। ये स्टॉक्स वास्तव में ऐसे नहीं थे, इन्हें खरीदा जा सकता है। आप भी यूट्यूब पर बहुत सारी सिफारिशें ऐसी सुनते होंगे कि 1 महीने में डबल हो जाने की गारंटी है, ये स्टॉक छुआ तो सोना हो जाएगा, इस स्टॉक में तो चांदी ही चांदी होने वाली। इस तरीके के जो हेडलाइंस के साथ आपको यूट्यूब के वीडियोस मिलते हैं, ये उसी तरीके का वीडियो था। अब इसमें कैसे फंसे अरशद वारसी और उनकी पत्नी, जिनको कि आप फिल्म स्टार जो कि फिल्म स्टार हैं, अरशद वारसी और उनकी पत्नी इस पूरे पंप एंड डंप के काम में शामिल थे। यानी उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में परोक्ष रूप से मदद की और स्टॉक्स की कीमतें बढ़ाने के लिए और इसमें निवेश बढ़ाने के लिए जो फेक या जो जालसाजी की गई उसमें हिस्सेदारी ली। और उसके सहारे आप आश्चर्य करेंगे कि इस पूरे नेक्सस ने 41.85 करोड़ 41.85 करोड़ रुपए की कमाई की इन 2 स्टॉक्स में। ये वो तरीका है जो तरीका भारत में पिछले 2-3 साल में कोविड के 1 साल पहले से लेकर बाद तक सोशल मीडिया के सहारे अपनाया जा रहा है। और इस पूरे मामले में अब जो फैसला किया गया है कि इन दोनों यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेबी जांच कर रही है। अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया वारसी को शेयर बाजार में किसी तरह के निवेश करने से रोक दिया गया है, पर उनको कोई राहत नहीं मिलेगी जो इस पंप और डंप में फंसकर अपना पैसा गंवा बैठे थे और जिनका पैसा यहाँ से निकल गया था। सर, निवेशकों को क्या सीख लेनी चाहिए फिर? निवेशकों के लिए सबसे बड़ी सीख ये है, स्टॉक मार्केट में निवेश का जो उत्साह है, जो फ्रेंजी है, उससे बचने की कोशिश करें। बाजार में लगातार सेबी कह रहा है, मनी सेंट्रल पे आपको और मनी 9 में लगातार आपको कोई बताते रहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश लंबे समय के लिए करें, सोच समझ कर करें। खासतौर पर इस तरीके के जो भी सलाहें आपको दी जा रही हैं, उन सलाहों में जिसमें कि आप ये स्टॉक खरीद लीजिए, इसमें 2 गुने पैसे हो जाएंगे, इसमें 3 गुने हो जाएंगे, ऐसी सलाहों को
लगभग एक चम्मच नमक के साथ निकले, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, अस्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति बनती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि शेयर बाजार में अगर किसी की सलाह सुन रहे हो तो उसके साथ उस कार्यक्रम में उसका डिस्क्लेमर जरूर सुने और ये जरूर जानकारी ले कि जो आपको शेयर बाजार में निवेश की सलाह दे रहा उसका भी अपना निवेश क्या उस स्टॉक में है कि नहीं है। सेबी के नियमों के हिसाब से जो भी शेयर बाजार में सलाह देने वाले लोग हैं उन्हें बताना होता है कि उन्होंने अपनी होल्डिंग्स इसमें रखी कि नहीं रखी है, और इसलिए जहाँ से भी जिन सूत्रों से आपको ये सलाह मिलती, आमतौर पर जो नियमित बिजनेस चैनल या चैनल हैं वहाँ पर आने वाले विशेषज्ञ इसकी घोषणाएं करते हैं, पर ये जो पूरा दूसरा पैरेलल धारा चलती है इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की, यहाँ आपको पता ही नहीं है कि उसमें जो आदमी आपको बता रहा है उसका अपना इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके अपने इंटरेस्ट इस बिजनेस में कितने हैं, और आपके पास उसको जांचने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो इस तरीके के ये जो मिसलीडिंग वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ पर सेबी लगातार नज़र रख रहा है, बाकी लोग भी नज़र रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पूरे मामले में 31 पार्टीज, 31 अलग अलग लोग थे जो शामिल पाए गए। इस सब के बाद भी अंततः जिनका पैसा डूबा वो तो वापस नहीं मिलेगा, और इसलिए सतर्कता में ही बचाव है। आमतौर पर इस तरीके की खबरों, इस तरीके की सिफारिशों पर ना जाएं। बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में भी सोच समझ कर निवेश करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में रिसर्च का समय नहीं है, आपको पता नहीं कि स्टॉक में कितनी क्षमता है, भविष्य में क्या होने वाला, बाजार कई बार बेहद जोखिम भरी परिस्थितियों में ले जाकर आपको खड़ा कर देता है, तो बाजार में रुककर, समझकर और किसी बहुत जानकार की सलाह के साथ निवेश करें। सर, एक बड़ा सवाल जो आपने कहा कि जो चैनल्स, टीवी चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, उनकी सलाह तो आप मानिए क्योंकि डिस्क्लेमर है, लेकिन क्या सेबी इनको रोक पाएगा? ये यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल में बनाने में ना तो कोई पैसा, ना कोई लाइसेंस, कल दूसरे चैनल खड़े हो जाएंगे। सेबी नहीं रोक पाएगा, और इसीलिए जैसे इस तरीके के घटनाक्रमों के बाद भी आपको दिखाई देगा कि कुछ समय बाद कुछ नए तरीकों से इस तरीके की सलाहें आने लगेंगी। सबसे पहले काम कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले काम टेलीग्राम चैनलों से शुरू हुआ। टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए गए, उन टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को ज्वाइन कराया गया, उन्हें सलाह दी गई। थोड़ा और पीछे जाए तो ये सारी कहानी शुरू होती है बिटकॉइन के खेल के साथ। बिटकॉइन के आने के साथ क्रिप्टो करेंसीज में निवेश के साथ इतने ग्रुप बनाए गए जो हर रोज आपको क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी की सलाह देते थे। लोगों के कंधे तक जल गए इस पूरे हिस्से में। फिर भी उसके बाद फिर स्टॉक्स में ये काम शुरू हुआ। फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग कराने वाले बहुत सारे चैनल आ गए, जिसमें 90% लोगों को फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता भी नहीं। उसी सलाह पर उनको चार्ट पढ़ाकर, उनको चार्ट दिखाकर, 1 मिनट के 2 मिनट के वीडियो में व्यक्ति को पूरा चार्ट समझाकर उसे बताया जाता है कि ये 5 शेयर कल बढ़ेंगे या अच्छे होंगे। तो सेबी एक सीमा तक ही रोक सकता है। अंततः तो जो निवेशक हैं, जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे बेहद सतर्क रहें, सवाल पूछें। कोई भी निवेश करने से पहले सही जगह जाकर सही कार्यक्रमों में सवाल पूछें, विशेषज्ञों से बात करें, और फिर भी उसके बाद भी विशेषज्ञ की सलाह सुनने के बाद भी अपना रिसर्च, अपनी शोध, अपनी जानकारी जरूर करें। और इसके लिए ही हम मनी 9 में कोशिश करते हैं कि आपको बेहद नपे तुले, पारदर्शी ढंग से और स्पष्ट रूप से उन तथ्यों को बता सकें जो आपको एक समझदार निवेशक बनने में मदद करेंगे। शेयर बाजार में निवेश में समझदारी का सबसे पहला सूत्र है कि आपको नुकसान ना हो, आपको रिस्क कम से कम रहे, कमाई हो ना हो। लेकिन इस तरीके की परिस्थितियों में आमतौर पर लोगों को कमाई तो नहीं होती, नुकसान होता। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो अदानी समूह से जुड़ी है। अमेरिका में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की वजह से संकट में फंसे अदानी ग्रुप के लिए अब अमेरिका की ही एक निवेश कंपनी से राहत आई है। एक बड़ी निजी निवेश कंपनी ने अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है। अमेरिका की निवेश कंपनी GQG पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में $1.87 अरब का निवेश किया है। निवेश करके हिस्सेदारी कंपनियों में खरीदी गई है। इस डील के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज 10% से ज़्यादा बढ़ गई, और कुछ कंपनियां तो ऐसी थीं जिनमें अपर सर्किट भी लग गया। अदानी ग्रुप की कंपनियों का अगर आप हाल देखें तो आज अंबुजा सीमेंट 7% के करीब ऊपर है, अदानी विलमेयर 5% अपर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन 5% अपर सर्किट, अदानी टोटल 5% अपर सर्किट, अदानी पावर 5% अपर सर्किट, अदानी पोर्ट्स 10% ऊपर, अदानी ग्रीन्स 5% अपर सर्किट, अदानी एंटरप्राइजेज अब 15% ऊपर है, ACC 5% ऊपर है। सारे ही शेयर थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं, और इस बीच शेयर बाजार भी आज तेज़ी है। इस तेज़ी में और जो रंग हरा है उसको गाढ़ा कर दिया शेयर बाजार ने, क्योंकि शेयर बाजार में सेंसेक्स आज खुद 900 पॉइंट ऊपर है। NDTV के शेयर में भी आज अपर सर्किट लगा है 5% का। सर, ये तमाम शेयर आज हरियाली दिखा रहे हैं। कल आपने बताया था ये हरियाली तत्काल इतनी राहत दे सकती है कि जो कर्ज लिए गए इनके बदले वहाँ कुछ राहत मिल जाए। आज की जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो GQG कंपनी से शुरू होता है। क्या कंपनी है ये, कितनी बड़ी कंपनी है?
GQG एक बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म है। अमेरिका में बहुत सारी बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म है। राजीव जैन इसके मालिक हैं। ये फर्म और भी कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम करती है। इसने 15,000 करोड़ के आसपास का निवेश अडानी समूह के स्टॉक्स में किया है। राजीव जैन एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहे हैं। अगर हाल फिलहाल के घटनाक्रम में आप राजीव जैन के बयानों को देखें, और एक हफ्ते पहले राजीव जैन को कुछ अलग अलग मीडिया में इस बात को कहते हुए कोट किया गया था कि अडानी समूह के कामकाज में जो समस्याएं हैं वो तात्कालिक हैं, लंबे समय के लिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। ऐसी बात उनके तरफ से कुछ जगह मीडिया में कोट हुई थी और उसके बाद GQG ने अडानी समूह के स्टॉक्स में निवेश किया है और इस निवेश के साथ ही कल से आपको बाजार में अडानी समूह के स्टॉक्स में वापसी होती दिखाई दे रही है। सर, अडानी समूह को अपनी इक्विटी बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? यही सबसे दिलचस्प सवाल है और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अडानी समूह को 15,000 करोड़ रुपए के आसपास 15,446 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील करनी पड़ी। महत्वपूर्ण दो चीज़ें यहाँ समझना है। पहली चीज़ तो ये कि 15,646 करोड़ रुपए की ज़रूरत अडानी समूह को इस समय तत्काल अपनी हिस्सेदारी बेचकर इसलिए पड़ी क्योंकि कर्ज की देनदारी सामने खड़ी हुई है और उस देनदारी को वापस करने के लिए, क्योंकि एक और बाजार खड़ा है जिस पर हम आगे बात करेंगे, उसको भी शांत करना ज़रूरी है। वहाँ से अब अडानी समूह के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था। पहले चर्चा आई कि उनको $3 बिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड की क्रेडिट लाइन मिलेगी, उससे पहले ये चर्चा थी कि उनको हेज फंड पैसा देंगे। यानी कर्ज के बाजार से अडानी समूह को कोई मदद या कोई राहत नहीं मिली, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय बैंकों ने भी, जो शेयरों के अगेंस्ट लोन देने वाले बैंक हैं, उन्होंने अडानी समूह पर या तो ज़्यादा शेयर मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है या फिर उन्हें लोन वापस करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। रणनीति हो सकती थी कि अडानी समूह अपने शेयर और बढ़ाते, इसके बजाय उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची। अडानी समूह में अभी अडानी प्रवर्तकों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, 70% से ऊपर है औसतन। तो कंपनी के पास ये विकल्प था कि वो हिस्सेदारी को बेच सके। लेकिन दूसरी चीज़ समझना ज़रूरी है, जो हम आंकड़ा करीब से देख रहे थे, कि अडानी समूह ने स्टॉक्स की बिक्री कितने डिस्काउंट पर की है, जहाँ से इस पूरी डील का मंतव्य समझ में आता है। यह वही अडानी समूह है जो 3,3100 रुपये में FPO बेच रहा था दिसंबर में आकर। आज अडानी इंटरप्राइजेस की जो डील हुई है वो 59% के डिस्काउंट पर हुई, अगर आप उस प्राइस से जोड़ें करीब। अडानी पोर्ट की डील 21% के डिस्काउंट पर हुई है। अडानी ट्रांसमिशन की 75% के, ऑलमोस्ट 75% के डिस्काउंट पर हुई है और अडानी ग्रीन की डील जो इसमें हुई है वो 73.7% के डिस्काउंट पर हुई है। यानी वो सारे स्टॉक्स जिस लेवल तक गिर चुके हैं वहां पर जाकर अडानी समूह को अपनी हिस्सेदारी बेचनी थी। हालांकि इशू केवल अडानी इंटरप्राइजेस का आ रहा था, लेकिन वहां भी 60% के डिस्काउंट पर शेयर बेचना पड़ा है अडानी समूह को इस स्थिति में। ये बताता है कि किस तरीके की जद्दोजहद चल रही है इस समूह के पास नई पूंजी लाने के लिए। और अगर यही काम FPO की सफलता के साथ हुआ होता तो शायद अडानी समूह को जो आज मौजूदा कीमत है, यानी 1410 रुपये पर ये डील हुई है GQG के साथ, और जब इशू आया था तो 3,000 रुपये से ऊपर की कीमत लगाई गई थी अडानी समूह की तरफ से जो FPO आया था उसमें। आज अडानी समूह लेकिन इस डील के बाद 1841 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई। सर, अब इसका बॉन्ड बाजार पर कितना असर होगा? कोई असर होगा कि नहीं होगा, ये तो शेयर बाजार की बात है। बॉन्ड बाजार में भी अडानी समूह के लिए बहुत स्थितियां अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ये जो शेयरों की बिक्री की गई है करीब $1.9 बिलियन की, ये अडानी का जो फैमिली ट्रस्ट है उसकी तरफ से की गई। जो फैमिली ट्रस्ट जो अडानी समूह में हिस्सेदारी है, कई सारे ट्रस्ट और कई सारी कंपनियां मिलकर अडानी समूह में हिस्सेदारी संभालती हैं। और ये इसलिए किया गया शुभम, इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान अडानी समूह ने अपने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स से, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए, उनकी चिंताएं, उनकी बेचैनी, उनकी आशंकाएं दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए थे, लेकिन शायद वो प्रयास सफल नहीं हुए। और उन प्रयासों की असफलता की ही वजह थी कि बॉन्ड बाजार में से कोई राहत आती नहीं दिखाई दी। अभी भी अडानी के बॉन्ड्स पर यील्ड ज़्यादा है, बनी हुई है, और इसलिए फिर समूह को अचानक आनन फानन में जाकर अपनी हिस्सेदारी को इस डिस्काउंट पर, इस कीमत पर बेचना पड़ा। और इससे शायद बॉन्ड
बाजार को ये पता चल सके कि अगले 1 साल तक के कर्ज के को चुकाने की गुंजाइश दिखाई देती है। पर यहाँ और 2-3 तथ्य इसके साथ पकड़ना ज़रूरी है। ये शेयरों की बिक्री या ये जीकेजी की बिक्री से आपको शेयर बाजार में तात्कालिक तौर पर बढ़ोतरी दिखाई देती है, पर बड़ा सवाल निवेशकों की दृष्टि से, स्टॉक मार्केट की दृष्टि से, बैंकर्स की दृष्टि से, कर्ज देने वालों की दृष्टि से होगा कि इस फायर फाइटिंग के बाद अडानी समूह ग्रोथ ले पाएगा आगे क्या? वो जिस निवेश की ज़रूरत है, जिस तरीके के निवेश की संभावनाएं या प्लान किया गया था, वो ग्रोथ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि जितना कर्ज है उसे अगर रीफिनांस करने की संभावना नहीं बनती है और उसके पीछे एक मजबूत राजस्व का, कमाई का चैनल या उस रेवेन्यू का मॉडल नहीं बनता है, तो हिस्सेदारी और बेचने की नौबत आ सकती है और हिस्सेदारी बेचकर कर्ज चुकाने की परिस्थिति बन सकती है। तो इसलिए अडानी समूह पर करीब से नज़र रखिए। घटनाक्रम काफ़ी तेज है और अभी एक साल तक, अगले 1 साल तक जब तक कर्ज की बड़ी देनदारियाँ आने वाली हैं, अडानी समूह में काफ़ी उथल पुथल होती दिखाई देती रहेगी। इस बीच ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत के सर्वोच्च अदालत ने और भारत के रेगुलेटर ने, दोनों ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच भी शुरू कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ खबरें मनी सेंट्रल झटपट में। फूड एग्रीगेटर स्विगी ने अपना क्लाउड किचन कारोबार बेच दिया है। किचन एंट नाम की कंपनी ने क्लाउड किचन में पूरी हिस्सेदारी खरीदी है। शेयर स्वैप डील के जरिए ये सौदा हुआ है। माना जा रहा है कि आईपीओ से पहले स्विगी अपने घाटे के कारोबार को समेट रहा है और उसी के चलते ये कदम उठाया गया है। अगली खबर, देश में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेटेंट नियमों में बदलाव कर सकती है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पेटेंट नियमों में सुधार पर विचार हो रहा है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? पेटेंट नियमों में बदलाव दिलचस्प है क्योंकि लंबे समय के बाद भारत में पेटेंट नियमों में की समीक्षा पर बात शुरू हुई है। जब भारत ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की WTO की डील साइन की थी, उस समय भारत के पेटेंट नियमों में बदलाव हुआ था। अब किस तरीके के बदलाव होंगे, इस पर करीब से नज़र रखनी होगी। भारत को अपने पेटेंट नियमों में को चुस्त और दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से स्टार्टअप क्रांति की मदद के लिए भी भारत में पेटेंट नियम बदलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। ये आने वाले समय में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव हो सकता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे रविवार को सुबह इकोनॉमिकम में। सर, वहाँ क्या खास होगा इस बार? इस बार इकोनॉमिकम में हम आपको मौसम के अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज ही इस तरीके की खबर आई कि 2022 के साल में भारत पूरी दुनिया में CO2 का एमिशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हम अक्सर मौसम पर चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ पाते कि भारत दुनिया के अब उन देशों की कतार में पहुंच गया है जहां पर खराब होता हुआ मौसम, प्राकृतिक आपदाएं अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी नब्ज पर चोट करने लगी। हो क्या रहा है दरअसल, क्यों इस तापमान के बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके के बदलाव आएंगे? मौसम खराब होने वाला है, इस साल मौसम खराब रहेगा अर्थव्यवस्था के लिए। हम करीब से समझेंगे इस बार इकोनॉमिकम में कि भारत के लिए अब सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज क्यों बन रहा है। चलिए, तो ये था इस बार के इकोनॉमिकम का खास मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। मनी सेंट्रल आएगा अब सोमवार को शाम 7 बजे। नमस्कार।